अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइडियाज। पेडागोजी एमसीक्यूज में क्लासरूम मैनेजमेंट का ये पार्ट 7 प्रेजेंट किया जा रहा है। इस तरह के एमसीक्यूज आपको एफपीएससी, एनटीएसपीएससी, ईएसटी, एसएसटी वगैरह के टेस्ट में यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 86 से शुरू करेंगे। अ चाइल्ड हु अवॉइड्स स्टीलिंग बिकॉज दे आर अफ्रेड दे विल गेट caught इन ऑपरेटिंग अंडर विच स्टेज ऑफ फॉर्मल मॉरल डेवलपमेंट। यानी एक बच्चा जो चोरी करने से अवॉइड करता है ना, कतराता है, क्योंकि उसको शक है, उसको डर है कि उसको पकड़ लिया जाएगा। तो ये कौन सा स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट का? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल? बेसिकली ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट का। और ये जो थ्योरी है ना, ये प्रेजेंट की है कोलबर्ग ने। कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इसने 3 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में इसने प्रेजेंट किए हैं और डिफरेंट इसने स्टेजेस भी उसने बताए हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कोलबर्ग कहते हैं ना कि 3 जो लेवल्स है ना, तो वो बंदे के अंदर मोरालिटी लेके आते हैं। प्री कन्वेंशनल से स्टार्ट होती है और जाके पोस्ट कन्वेंशन पे जाके ना, तो एक बच्चा जो है तो मोरली मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली एज 9 तक प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, ये वाला जो लेवल है, ये कंटिन्यू रहता है। और इसमें ये बच्चा ये समझता है ना, उसका अपना कोई कोड ऑफ मोरालिटी नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है कि मॉरल डिसीजन आर शेप्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ एडल्ट्स। वो दूसरों को, बड़ों को देख के ना, तो एक स्टैंडर्ड बनाता जाता है। और ये प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का स्टेज है, यानी इसमें बच्चा अभी सीखता है। इसके जो स्टेजेस है ना आगे इसी लेवल के अंदर, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है। इससे वो उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट आती है कि ओबीडियंस और पनिशमेंट का उसको पता चलता जाता है। इंडिविजुअलिज्म इन एक्सचेंज ये एक लेवल है। इसमें बच्चा क्या करता है कि रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नॉट जस्ट वन राइट व्यू दैट इज हैंडेड डाउन बाय द अथॉरिटीज, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ये भी इसको समझ आती जाती है। फिर कन्वेंशनल मोरालिटी दूसरा जो लेवल है, इसमें बच्चा क्या करता है कि सेकंड स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स कंसर्निंग राइट एंड रॉन्ग। अब जो सोशल रूल्स हैं उसको समझने लगता है, उनको एक्सेप्ट भी करने लगता है। इसी के अंदर लेवल्स डिफरेंट आ जाते हैं। इसमें उसके गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनते जाते हैं, सोशल ऑर्डर को वो मेंटेन करता जाता है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके अंदर एक मॉरल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, तो वो कंटिन्यू रहता है अप टू पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये जो थर्ड लेवल है, यानी इसमें वो क्या करता है कि कैरेक्टराइज बाय इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, उसको यानी कि प्रिंसिपल्स का, उसूलों का, मॉरल जो प्रिंसिपल्स है उसको समझ आती जाती है और वो उनको एक्सेप्ट करने लगता है। और इसके अंदर जो लेवल आते हैं ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यानी आप कह सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि इसमें कितने लेवल्स हैं। लेवल 3 और स्टेजेस इसमें 6 हैं। तो ये कोलबर्ग की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसके अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर मोरालिटी आती जाती है। 87 है कि जेसिका's टीचर नोटिसेस शी हैज बीन फॉलिंग asleep a lot in class। जेसिका एक स्टूडेंट है ना, उसकी टीचर नोट करती है कि वो क्लास में सो रही है। इट इज अफेक्टिंग हर ग्रेड्स, तो इससे उसके ग्रेड्स भी मुतासर हो रहे हैं। व्हेन द टीचर कॉन्टैक्ट्स जेसिका's पेरेंट्स, जब जो टीचर है ना वो जेसिका के पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करती है, दे टेल हर दैट द फैमिली हैज बीन स्टेइंग विद क्लोज रिलेटिव्स। उनको बताया जाता है कि फैमिली रिलेटिव्स के साथ रहती रही है, बिकॉज दे वर एविक्टेड फ्रॉम देयर होम। विच स्टेज ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स डज जेसिका नीड मेट? यानी कि अब जाहिर सी बात है कि वो घर से दूर रहते रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या, शी हैज बीन स्टेइंग विद क्लोज रिलेटिव्स, यानी कि अपने रिलेटिव्स के साथ रहती रही है, फैमिली से दूर रही है। तो कौन सी हिरार्की ऑफ नीड्स की बात हो रही है यहाँ पे ना? अब देखें, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग या सेल्फ एस्टीम। इसमें भी हमने देखना है ना कि जेसिका बेसिकली क्लास में सो रही है और पता चलता है कि वो फैमिली से दूर रही है, इस वजह से सो रही है। तो अब देखें उसकी कौन सी नीड्स हैं जिनको मीट करना जरूरी है। तो ये भी एक थ्योरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स जो है ना वो अनफुलफिल्ड है, यानी उसकी नफ्सियाती जो जरूरियात हैं वो अनफुलफिल्ड है, इस वजह से वो क्लास में सो रही है। तो अब ये बेसिकली मास्लो की जो थ्योरी है ना, अब्राहम मास्लो, उसकी हायरार्की ऑफ नीड्स की एक थ्योरी है जो उसने प्रेजेंट किया। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो रोक के। 1940s में उसने ये प्रपोज की थ्योरी, फुली एक्सप्रेस्ड इन 1954। इसके हवाले से थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इसने हायरार्की ऑफ नीड्स इसने प्रेजेंट की है और ये कहता है कि
all human share the same types of needs and that these categories of needs have a hierarchy. वो कहता है कि तमाम इंसानों में एक तरह की ज़रूरियात होती हैं, उनको चाहिए होती हैं, उनकी एक हायरार्की होती है. Loosely speaking, this hierarchy goes from the basic things we need for survival through the sense of fulfilling our potential and finding our purpose in life. इससे ये होता है कि बेसिक चीज़ों से लेके तो पोटेंशियल फाइंडिंग यानी फुलफिलिंग और पोटेंशियल मुकम्मल तौर पे हम फुलफिल हो जाते हैं. यानी कि इसमें ये कहता है कि एक इंसान को एक अच्छे तौर पे डेवलप होने के लिए उसकी छोटी छोटी ज़रूरियात से लेके उसकी बड़ी ज़रूरियात तक सारी फुलफिल होंगी, तब जाके वो मुकम्मल तौर पे एक डेवलप जो पर्सन है वो बन सकता है. तो इसमें डिफरेंट इसने लेवल्स इसने प्रेजेंट किए हैं. बात हो रही है अगर सेफ्टी नीड्स की, तो इसमें वो कहता है ना साइकोलॉजिकल से शुरू करेंगे कि सेटिस्फाइंग और इनेट एंड फिजिकल नीड्स मसलन इंक्लूडिंग फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, सेक्स, तो ये सारी साइकोलॉजिकल नफ्सियाती ज़रूरियात हैं. फिर सेफ्टी की जो नीड्स है ना, इनमें फिजिकल एंड इमोशनल सिक्योरिटी, इसमें हाउसिंग, हेल्थ, फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. सोशल बिलोंगिंग, तल्लक जो है, फैमिली, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस. फिर सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट की बात हो रही है, इसमें स्टेटस, रिस्पेक्ट, प्राइजेस एंड रिकॉग्निशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग पोटेंशियल एबिलिटी एंड पर्पस. तो अब यहाँ से लेके अगर इंसान की ज़रूरियात, इंसान की जो नीड्स हैं वो फुलफिल होती जाती हैं, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज होता है, यानी कि मुकम्मल तौर पे वो सेटिस्फाइड हो जाता है और एक डेवलप्ड पर्सन वो बन जाता है. साइकोलॉजिकल नीड्स की फर्दर यहाँ पे डिटेल दे दी गई है. तो इसमें यही है कि इंसान की जो नफ्सियाती ज़रूरियात हैं वो अगर फुलफिल होती जाती हैं, जिस तरह से स्लीप, फूड, वाटर वगैरह, तो फिर क्या है कि उसके अंदर एक उसकी पर्सनालिटी बेहतर तौर पे डेवलप होती जाती है. तो इसके बाद फिर सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, फिर सोशल बिलोंगिंग की नीड्स आ जाती हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं. और फिर ये सारा कुछ होता है तो सेल्फ एस्टीम, उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट वो भी होनी चाहिए. और ये सारा कुछ होगा तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइज होगा, लास्ट पे उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वो मुकम्मल तौर पे एक डेवलप्ड पर्सन बन जाएगा. तो इनमें से अगर कोई भी नीड जो है तो अनफुलफिल रह जाएगी, तो वो कंप्लीटली एक आप कह सकते हैं कि डेवलप्ड पर्सनालिटी वो नहीं बन सकता. 88 है कि इंक्रीजिंग बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव स्टिमुलस. एक पॉजिटिव स्टिमुलस दे के तो किसी का बिहेवियर आपने बेहतर करना है, तो इसको डेफिनेटली आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे. तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो पनिशमेंट करके होता है, ठीक है. तो नेक्स्ट है, जहाँ तक बात हो रही है इनकी ना पॉजिटिव पनिशमेंट या नेगेटिव पनिशमेंट, ये पनिशमेंट में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं आती, बल्कि पनिशमेंट तो नेगेटिव ही होती है बेसिकली. Piaget said that we gather new information to make adjustment to our existing schema, understanding या beliefs. What is gathering new information referred as? Piaget कहते हैं ना कि जब हम नई मालूमात हमें मिलती है ना, to make adjustment to our existing schema, तो हम अपनी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है ना, तो उसके अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं. तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि जब भी आपके पास नई इंफॉर्मेशन आती है तो आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर. तो ये क्या कहलाता है, इसको एसिमिलेशन कहते हैं. एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कैफोल्डिंग, इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. एसिमिलेशन की बात करें तो अटेम्प्टिंग टू इंटरप्रेट न्यू इंफॉर्मेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. यानी जब भी हमारे पास एक नया नॉलेज आएगा ना, तो हमारे पास ऑलरेडी जो मौजूद नॉलेज है उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, नई इंफॉर्मेशन को उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे. तो अकोमोडेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू पीआईए, अकोमोडेशन मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू आवर नॉलेज इन ऑर्डर टू कोप विद थिंग्स दैट डोंट फिट दोज एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स. यानी आपके पास पहले से नॉलेज मौजूद था लेकिन वो थोड़ा सा सही नहीं था, उसके अंदर थोड़ी सी आप चेंज करके नए नॉलेज को वहां पे फिट करते हैं, तो उसको एकोमोडेट करना कहते हैं. और स्कैफोल्डिंग को अगर डिफाइन करें तो प्रोसेस दैट इनेबल्स अ चाइल्ड और नोविस, यानी ऐसा प्रोसेस है जो एक बच्चे को या किसी भी नए लर्नर को इस काबिल बनाता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मसला हल करने में उसको मदद करता है. कैरी आउट अ टास्क और अचीव अ गोल विच वुड बी बियॉन्ड हिज अनअसिस्टेड एफर्ट्स. तो अपना मतलब बेहतर तौर पे वो कोई चीज सॉल्व करने के काबिल हो जाता है. स्कैफोल्डिंग, अनअसिस्टेड एफर्ट्स यानी अनअसिस्टेड, किसी की मदद के बगैर. PIA also said that once we gather new information, we use it to adapt our current understanding. PIA ने ये भी कहा ना कि अब हमें जब नई इंफॉर्मेशन मिलती है ना,
हम उसको यूज करते हैं अपने करंट नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करने के लिए, ढालने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा, इसको एकोमोडेशन बोलेंगे। Infants cannot grasp the concept of dash. They think that if they cannot see an object, it doesn't exist. तो infants जब क्या करते हैं, concept of object permanence जब वो करते हैं ना, तो they think that if they cannot see an object, it doesn't exist. वो ये समझते हैं कि अब जो चीज़ उन्हें नजर नहीं आ रही तो वो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। क्या ये कि 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर बात करें हम सेंसरी मोटर स्टेज की, तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को ये समझ आ जाती है कि जो चीज़ नज़र से ओझल है वो भी दुनिया में मौजूद होती है, लेकिन उनको शुरू में ये नहीं पता होता ना। तो ये हम इंशाल्लाह स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उनमें मजीद डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासरूम रूल। क्लासरूम रूल की यानी कानून की क्या एग्जाम्पल है। व्हाट टू डू ड्यूरिंग सीट वर्क, सीट वर्क पे क्या करना है, ये प्लानिंग हो सकती है। एक्शंस ड्यूरिंग अ फायर ड्रिल, ये देखें ना, ये तो रूल नहीं है ना। टू बी टू क्लास ऑन टाइम, क्लास में टाइम पे आना है, ये एक रूल की एग्जांपल हो सकती है। व्हेन क्रिएटिंग रूल्स फॉर योर क्लासरूम यू शुड कंसीडर, जब आप क्लासरूम में रूल्स बना रहे हो ना तो आपको क्या चीज समझनी चाहिए। द ग्रेड लेवल एंड स्कूल पॉलिसीज को समझना चाहिए। क्रिएटिंग रूल्स दैट कोऑर्डिनेट विद नेबरिंग टीचर, ऐसे रूल बनाएं जो नेबरिंग टीचर से कोऑर्डिनेट करें, उनके मुताबिक हों। What your students want for every rule, ये देखना चाहिए आपने। Rules your parents would approve, ऐसे रूल्स जो पेरेंट्स पसंद करेंगे उनको अप्रूव करेंगे। तो बेसिकली रूल्स बनाते हुए हमने ग्रेड और लेवल हमने देखना है बच्चों का, और स्कूल पॉलिसीज, उसके अकॉर्डिंग हमने रूल बनाना है। A routine classroom procedure is defined as a method of process for how things are to be done in classroom. क्लासरूम का जो अगर प्रोसीजर है ना उसकी बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि क्लासरूम में कैसे चीजें हमने करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासरूम प्रोसीजर, तो इनमें से क्लासरूम प्रोसीजर की एग्जांपल क्या है। यूज इनसाइड वॉइसेस, अंदर अंदर आपने बातें करनी है। नो कर्सिंग और टीजिंग, किसी को कर्स, लानत मलामत नहीं करना, तंग नहीं करना। प्लेस होमवर्क इनटू द होमवर्क बास्केट, तो ये देखें कि ये तो रूल हो सकता है ना, ये रूल हो सकता है। और प्रोसीजर क्या है क्लासरूम का, मेथड ऑफ प्रोसेस फॉर हाउ थिंग्स आर टू बी डन इन क्लासरूम, यानी क्लासरूम में क्या चीजें, कैसे हमने काम करना है। इसमें काम ये वाला है ना कि हमने ये काम ऐसे करना है कि होमवर्क को होमवर्क वाली बास्केट में डालना है। तो ये तो डू एंड डोंट्स में आ जाएगा ना, ये काम करना है ये नहीं करना, ये रूल में आ जाएगा। सी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एप्रोप्रिएट क्लासरूम प्रोसीजर अ गुड मैनेजर शुड इनेक्ट in order to ensure a smooth start to his class। कौन सा इनमें से एक appropriate procedure हो सकता है। Quietly take your seat and begin the bell work posted on the whiteboard, बैठ के अपना काम करना है आपने, वो काम जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। Wait in your seat until announcement come over the intercom, वेट करना है इंटरकॉम की अनाउंसमेंट का। या begin an art activity while waiting for the teacher to begin, टीचर के स्टार्ट करने तक आपने वेट करना है और कोई आर्ट एक्टिविटी तब तक करनी है। देखिए ना, टीचर को वेट नहीं करवाना चाहिए, यहाँ पे भी वेट की बात हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। आस्क द टीचर आर फ्रेंड फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट टुडेज लेसन, तो आज के लेसन के बारे में टीचर को पूछें या दोस्त को पूछें, ये भी नहीं, बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये आराम से आपने स्टार्ट कर लेना है काम, तो ये एक बेहतर प्रोसीजर है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज following are examples of fundamental classroom management skill utilized by effective teachers। तो effective teachers कौन सी इनमें से skills utilize करते हैं। लेकिन determine student placement in reading programs, आपने फैसला करना है कि रीडिंग प्रोग्राम में कौन से बच्चे को रखना है, कौन से को नहीं रखना। सक्सेसफुली राइट अ फॉर्मल लेसन प्लान, ये एक क्या है, फंडामेंटल क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल है। प्रोवाइड प्लान फॉर करिकुलम एडजस्टमेंट, या फिर प्लान ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन अ प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो ये एक क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल है ना इनमें से। बाकी तो वैसे ही है, देखें कि प्रोवाइड प्लान फॉर करिकुलम, ये तो अपने करिकुलम के लिए प्लान टीचर ने तो नहीं देना होता ना। फॉर्मल लेसन प्लान तो उसने लिखना ही लिखना होता है, कौन से स्टूडेंट को रीडिंग करवानी, कौन से नहीं करवानी, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो ये यहाँ पे
एक बेहतर एक प्रोसीजर है जो उसको अपनाना चाहिए। अ टीचर दैट इज इंटेंशनली इनवाइटिंग डेमोन्स्ट्रेट्स, देखें एक टीचर जो इंटेंशनली इनवाइटिंग है, इनवाइटिंग टीचर कौन सा होता है यहाँ पे एक अट्रैक्टिव, अपीलिंग और प्लीजिंग, एक अच्छा टीचर, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है क्या चीज, दिस क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल बाय डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। वो क्या करेगा एक अच्छा टीचर, प्रैक्टिस प्रिडिक्टेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा। ये तो कोई खास बात नहीं है कि क्या प्रिडिक्ट करना यानी फ्यूचर के बारे में। एड्रेसिंग स्टूडेंट बाय नेम, बच्चों को उनके नाम से पुकारेगा, ये काम करेगा वो। तो देखें ना यहाँ पे काम इज स्ट्रेंथ, सुकून ताकत होती है, ये बात भी कोई खास नहीं है। बच्चे बोलेंगे तो तब जाके तो वो काम बेहतर करेंगे और तब जाके उनकी लर्निंग बेहतर। तो ये यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना ये बेस्ट है। एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजर अंडरस्टैंड्स, एक अच्छा क्लासरूम मैनेजर ये समझता है द मोटिवेशन ऑफ ऑल लर्नर्स, सबकी मोटिवेशन होनी चाहिए। द बॉटम लाइन इज कंप्लायंस विद रूल्स एंड ऑर्डर, बॉटम लाइन यानी कि आपका जो रिजल्ट है ना वो रूल और ऑर्डर के तहत है। द टाइमिंग ऑफ द स्कूल बेल शेड्यूल एंड द कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, उसको ये सबका पता होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, उसको किसका पता होता है, उसको इस चीज का पता होना चाहिए। यानी कि ये देखें इसमें वास्ट एक आ जाती है ना चीज कि रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी उसने कौन सी अपनानी है एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, इनका आपस में ताल्लुक उसने जोड़ के रखा है। मोटिवेशन तो जरूरी है लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा वाइड चीज है। द डैश थ्योरी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इनकरेजेस द स्टूडेंट्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बाय गिविंग देम डैश, बाय गिविंग देम प्राइज आ सकता है ना। तो कौन सी थ्योरी है जो इनकरेज करती है क्लासरूम मैनेजमेंट को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से। अब देखें ना ह्यूमैनिज्म, कॉग्निटिविज्म या बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म एक थ्योरी है ना, वो ये कहती है कि बच्चों को आप प्राइज वगैरह देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे तो वो काम करेंगे, ज्यादा करेंगे वो काम। अगर उनको आप पनिश करेंगे वो काम छोड़ देंगे, जैसे जानवर करते हैं वैसे इंसान करते हैं, ये कहती है बिहेवियरिज्म। तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म की बात हो रही है। ये देखें ना पावलोव का डॉग का एक्सपीरियंस था, दीगर भी जो है ना, तो रैट वाला एक्सपीरियंस भी था BF स्किनर का, वहां से ये बिहेवियरिज्म चली है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि द थ्योरी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन द चाइल्ड एज ए होल, ऐसी थ्योरी जो बच्चे को एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पे देखती है। दिस इंक्लूड्स द चाइल्ड्स इमोशनल वेलबींग, बच्चे का जज्बात का भी आपने ख्याल रखना है। एंड इनकरेजेस द टीचर टू फिगर आउट द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को भी आपने देखना है द चाइल्ड माइट हैव इन देयर लाइफ। These negative influences might be hunger, fatigue and emotional insecurity। तो बच्चे के ऊपर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है ना, भूख लगना, थकावट होना, इमोशनल सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, ये सारा कुछ, इसको क्या बोलते हैं, बिहेवियरिज्म, ह्यूमैनिज्म, कॉग्निटिविज्म। तो ये थ्योरी है ह्यूमैनिज्म की ना, ह्यूमैनिज्म थ्योरी है, कार्ल रॉजर्स ने ये प्रेजेंट की है। इसके अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि बच्चे के ऊपर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है ना उनका आपने ख्याल रखना है। देखे ना ये जो यहाँ पे बात हुई है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की, हंगर, फटीग, इमोशनल इनसिक्योरिटी, तो ये डिटेल में थ्योरी मैंने आपके सामने रख दी है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये कार्ल रॉजर्स ये कहते हैं कि कंसीडर द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस मे अफेक्ट स्टूडेंट्स ओवरऑल वेलबीइंग इन क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि एक बच्चे के ऊपर उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो है ना, गलत किस्म के जो असरात हैं वो उसके ऊपर असर डाल सकते हैं, तो उनका आपने ख्याल रखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, और पेड PDF नोट्स के लिए गिवन व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।